हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ में कोरोजन और रेंसिडिटी आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा और उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सिखाया था, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं वो पार्ट भी हमने डिस्कस किया था, और लास्ट में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीखा था। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो यहाँ पे आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाएगी और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक अवेलेबल है, तो वहां पे जाके आप वो वाले लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। इस लेक्चर को अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। आप लोगों को याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जहां पे कोई केमिकल चेंज होता हो, उस चीज को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। जहां पे रिएक्टेंट मिलके एक नई प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। और उसी के हमें यहाँ पे टाइप्स स्टडी करने हैं। फर्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं उसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड जो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे उसको कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। और इसके भी टोटल हम 3 टाइप स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट में हमारा पार्ट आने वाला है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ऐसे टोटल हम 5 टाइप ऑफ रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं और लास्ट में कोरोजन और रेंसिडिटी आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जहां पे 2 या तो उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उस टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आप लोग ये डेफिनेशन अपने नोटबुक में नोट कर देना, व्हेन 2 or more reactants combine to form a single product then it is called combination reaction। सो यहाँ पे मान लो कि हम जनरल इक्वेशन देखें तो A और B हमारे मान लो कि रिएक्टेंट है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, वो कंबाइन होके जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे AB, ठीक है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया था, जहां पे हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था और वहां पे आपने नोटिस किया होगा तो व्हाइट लाइट वहां पे रिलीज हो रही थी और साथ साथ में वहां पे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलता है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो 2 रिएक्टेंट है हमारे पास, जैसे कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो जब भी हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, जिसको कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली एक और एग्जांपल हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मतलब कि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस कंबाइन होके अमोनिया बनाता है, ठीक है। और इसको भी हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये सब होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। हमारा नेक्स्ट टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है उसको कहा जाता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक्चुअल में हम डीकंपोजिशन रिएक्शन को स्टडी करने वाले हैं। उसका जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसको कहेंगे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अभी आप लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, उसका कंप्लीटली ऑपोजिट होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि 2 रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होगा, मतलब कि रिएक्टेंट टूट जाएगा इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, और ऐसे टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है
डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब कि ब्रेक डाउन होना। तो मान लो हमारे पास एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है AB, उसका स्प्लिटिंग हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, तो इसको हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। और उसका जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल वर्ड से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे हम हीट की बात कर रहे हैं, मतलब कि जब भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है हीट की वजह से, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये पर्टिकुलर डेफिनेशन आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लो, ये आप लोगों के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिकॉज ये बोर्ड में रिपीटेडली पूछा जाता है। ये क्वेश्चन को एमटीपी कह देता हूं मैं। एमटीपी का मतलब क्या हुआ, मैं तो पूछूंगा। अगर मैं बोर्ड का पेपर सेटर होता तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछता, तो ये आप लोगों के लिए एक एमटीपी क्वेश्चन हो गया है। इसके अब हम एग्जाम्पल स्टडी करने वाले हैं। आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल 2 एक्सपेरिमेंट्स इसके रिगार्डिंग दिए हुए हैं, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है वो एक्चुअल में क्रिस्टल के फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसका जो कलर है वो ग्रीन कलर होता है। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को, जैसे कि शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, पाउडर के फॉर्म में होता है, वैसे ही फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का पाउडर होता है। ठीक है, आप लोगों को ये पर्टिकुलर कलर्स याद रखने हैं, बिकॉज इसके रिगार्डिंग 1 मार्कर्स पूछे जाते हैं। अभी जो 2023 में बोर्ड की एग्जाम हुई उसके अंदर पूछा गया था ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन। फर्स्ट ही एमसीक्यू ये था कि जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन में यूज करते हैं वो कौन सा सब्सटेंस है, और वहां पे टोटल 4 ऑप्शंस दिए थे और उसके अंदर फेरस सल्फेट जो है वो करेक्ट आंसर था। तो आप लोगों को पर्टिकुलर सब्सटेंस के कलर भी याद रखने हैं। तो जब भी हम ये पर्टिकुलर फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब के अंदर रख के हीट करेंगे तो वहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, जिसका जो पर्टिकुलर कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस है वो अब रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ साथ में टोटल 2 गैसेस निकलती है। एक निकलती है SO2 जिसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरी निकलती है SO3 जिसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों गैसेस में से किसकी जो पर्टिकुलर स्मेल है वो पंजेंट होती है। पंजेंट का मतलब होता है कि आप उसको बेयर नहीं कर पाओगे, मतलब कि डिफिकल्ट हो जाएगा उसको सूंघना। ठीक है, और कौन सी गैस पंजेंट स्मेल वाली होती है, तो आप लोगों को याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 जो गैस है उसकी जो स्मेल है वो पंजेंट होगी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी मैं MTP कह देता हूं। ठीक है, मतलब कि मैं तो पूछूंगा अगर बोर्ड में मैं पेपर बनाऊंगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर, जैसे कि थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ये भी आप लोगों को एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में एक्टिविटी में दिखाया हुआ है। लेड नाइट्रेट जिसको कहा जाता है PbNO3 ट्वाइस, ये भी अगेन सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, जिसका एक्चुअल में कलर होता है व्हाइट। ठीक है, तो अगेन आप लोग ये कलर याद रखोगे। इसको जब हम हीट करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे हीट का है ना, मैंने सिंबल यूज किया है, ट्राइंगल का मतलब होता है हीट। तो उस केस में हीट करने के बाद जो व्हाइट कलर का लेड नाइट्रेट है वो येलो कलर के लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आप लोग याद रखोगे, कलर कौन सा चेंज होता है। साथ साथ में अगेन यहाँ पे 2 गैसेस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो देखो यहाँ पे NO3 है, तो उससे पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, NO2 निकलेगी। साथ साथ में यहाँ पे जो गैस निकलती है उसका कलर कौन सा है वो भी आप लोगों को बोर्ड में पूछ सकते हैं।
यहाँ पे जो गैस निकलती है NO2, उसका जो कलर है वो होता है ब्राउन, और साथ साथ में ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिलीज होता है। तो ये पूरा जो पार्ट है वो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आता है। मोस्ट IMP क्वेश्चंस है ये वाले, आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लेना। इसमें से 110% बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसको शॉर्ट में इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। ये ऐसे टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहां पे हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं, मतलब कि ब्रेक डाउन करते हैं। जब हीट का यूज करते थे तो उसको कहा था हमने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेना। इसके रिगार्डिंग हमें एक एक्टिविटी प्रोवाइड की है टेक्स्ट बुक के अंदर। उस एक्टिविटी में आप लोग नोटिस कर पाओगे कि वहां पे हमने पर्टिकुलरली वाटर का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें करना है। हमें वहां पे वाटर का ब्रेक डाउन करना है, और आपको पता है वाटर किससे बनता है, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। तो वहां पे हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे और वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो हमें वहां पे मिलेगी। तो सबसे पहले आप ये फिगर में नोटिस करोगे तो हमने एक बीकर को लेके रखा है और उसके नीचे होल्स करके रखे हैं। उस होल्स में से हम 2 इलेक्ट्रोड को पास करेंगे, एक को कहेंगे एनोड और दूसरे को कहेंगे कैथोड। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है उसको कहा जाता है एनोड, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। उस बीकर के अंदर हमने वाटर को प्लेस करके रखा है और इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखी हुई है। हमने टेस्ट ट्यूब को उल्टा रखा हुआ है बिकॉज हम उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वहां पे कैप्चर करने वाले हैं, कलेक्ट करने वाले हैं। तो जब भी हम वहां से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो तुरंत ही वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वाटर में से पास होता है और हमें एनोड और कैथोड के ऊपर गैसेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब आप लोगों को पूछते हैं कि एनोड के ऊपर कौन सी गैस मिलेगी और कैथोड के ऊपर कौन सी गैस मिलेगी। तो आप लोगों को याद रखना है कि एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो ऐसी गैस मिलेगी जो नेगेटिव आयन बना सके। तो ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव आयन बनाता है, दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव आयन वाली गैस मिलेगी। और कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो वहां पे हमें पॉजिटिव आयन वाली यानी कि हाइड्रोजन गैस मिलेगी। साथ साथ में ये पूछा जाता है कि कौन सी गैस कितने अमाउंट में मिलेगी। तो आप लोगों को यहां से नोटिस करना है कि हाइड्रोजन के आगे 2 आता है, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो रेशियो है वो 2:1 होता है। तो 2 IMP क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि कौन सी गैस कहाँ पे मिलेगी और कौन से प्रोपोर्शन में मिलेगी। साथ साथ में ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है वो भी आप लोगों को याद रखना है बिकॉज ये 4 मार्क्स में एक्टिविटी के फॉर्म में पूछा जाता है। हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लास्ट पार्ट है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में फोटोलिसिस भी कह सकते हैं। ये ऐसे टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जहां पे सनलाइट का यूज करके हम किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोगों को एक पर्टिकुलर फिगर गिवन है टेक्स्ट बुक के अंदर। वहां पे हमने एक पर्टिकुलर चाइना डिश के अंदर हमने व्हाइट कलर का जो AgCl है जिसको सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है उसको प्लेस करके रखा है। अब उसके ऊपर सनलाइट जो है वो इंसिडेंट होती है,
तो उस केस में सनलाइट की वजह से ये पर्टिकुलर सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है और हमें वो प्लेट के अंदर सिर्फ सिल्वर मिलता है जिसका कलर हो जाता है ग्रे, और क्लोरीन जो है वो उसमें से इवापोरेट हो जाता है, मतलब कि एनवायरमेंट में चला जाता है। सिमिलरली मान लो AgCl की जगह पे मान लो मैंने AgBr को प्लेस करके रखा है जिसको कहा जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, तो अगेन उसका भी सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा और लास्ट में सिल्वर मिलेगा और ब्रोमीन जो है वो गैस के फॉर्म में वहां से इवापोरेट हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो बहुत ही छोटा है, दैट मीन्स ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है, आपकी स्कूल्स में भी ये पूछा जाएगा और इवन बोर्ड में भी पास्ट ईयर के पेपर्स अगर आप देखोगे तो इसको मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। दैट मीन्स ये आप लोगों को याद कर लेना है, इसको मैं कह देता हूं YKL, दैट मीन्स याद कर लेना, IMP क्वेश्चन है। अब इसमें से 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सब्सटेंस को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ये MCQ के फॉर्म में पूछा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि AgCl और AgBr दोनों को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों पर्टिकुलर सॉल्यूशन को क्यों हम एक डार्क कलर की बोतल के अंदर रखते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो डार्क कलर की बोतल है, ठीक है, उसके ऊपर सनलाइट का इफेक्ट नहीं होता है। दैट मीन्स वहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम इन दोनों सॉल्यूशन को हमेशा डार्क कलर की बोतल में ही रखेंगे। अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट बोतल में रखेंगे तो तुरंत ही इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा सनलाइट की वजह से। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को रोकने के लिए हम इसको डार्क कलर की बोतल में रखते हैं। तो इसके अंदर आपको टोटल 3 चीजें याद रखनी है। एक तो ये रिएक्शन याद रखोगे और पर्टिकुलरली हमने ये जो 2 क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए वो पर्टिकुलर आप याद रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमारा है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन को नोट कर लो, बिकॉज ये वन ऑफ द IMP टॉपिक्स है, इसमें से कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि एक पर्टिकुलर मेटल होता है और दूसरा होता है मेटल का सॉल्ट। ये चीज याद रखना, मतलब कि यहाँ पे एक एलिमेंट होता है और दूसरा होता है कंपाउंड। अब एक चीज क्या याद रखनी है कि अगर मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव है तो उस केस में ये वाला मेटल जो है वो इसके अंदर जो मेटल है उसको वहां से डिस्प्लेस करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा और खुद वहां पे आ जाएगा। जैसे कि A+BC है हमारे पास, मान लो ये हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये हमारे पास B वाला जो है वो लो रिएक्टिव मेटल है। तो A क्या करेगा, B को उसकी जगह से रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AC, और B जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे हायर रिएक्टिव मेटल जो है वो लोअर रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव होता है और कौन सा लो रिएक्टिव वाला। तो आप लोगों को ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना पड़ेगा, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, अप टू गोल्ड, यहाँ पे सारे के सारे जो है वो मेटल्स अवेलेबल है। एक चीज क्या याद रखनी है कि ये जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो हमारा होता है पोटेशियम और सबसे लो रिएक्टिव मेटल जो है वो हमारा होता है गोल्ड। अब इतनी बड़ी सीरीज को कैसे याद रखें, तो यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर दिया है। जैसे कि पोटेशियम P से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा प्लीज, फिर सोडियम S से स्टार्ट होता है तो स्टॉप। तो वैसे मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर लेटर के नीचे अंडरलाइन करके रखा हुआ है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो,
प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो इस तरीके से आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको याद कर लोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, अगर ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में पूछा जाए। अब कौन सा रिएक्शन हमारी बुक में दिया हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी गिवन है, उस एक्टिविटी के अंदर कॉपर का जो सॉल्यूशन है, मतलब कि कॉपर का एक सॉल्ट होता है जिसको कहा जाता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है और उसके अंदर आयरन की जो नील है उसको डीप करके रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कौन से दो मेटल हैं, तो एक है आयरन और दूसरा है कॉपर। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करो, कॉपर हमारे पास यहाँ पे है और आयरन हमारे पास यहाँ पे है। तो इन दोनों में से जो सबसे ऊपर होगा वो बनेगा हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल। दैट मीन्स आयरन जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, यहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो Fe जो है वो ये वाले SO4 के साथ रिएक्ट करके बना देगा FeSO4 और Cu यहां से सेपरेट हो जाएगा। इस रिएक्शन के अंदर एक चीज नोटिस करनी है कि जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है वो आफ्टर रिएक्शन ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे FeSO4 बन जाता है और कॉपर की कोटिंग हो जाती है आयरन के नील के ऊपर। ये रिएक्शन के बाद जो आयरन की नील है उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाएगी। और किसकी कोटिंग होगी, तो ये जो कॉपर यहाँ से सेपरेट हुआ है वो आयरन के नील के ऊपर डिपोजिट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों को याद रखना है। तो पहले अगर आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लोगे तो ऐसे टाइप के रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलरली अगर हमें एक और रिएक्शन करना है, मान लो हम Zn का रिएक्शन करते हैं CuSO4 के साथ, तो अगेन आप नोटिस करो Zn जो है वो Cu के ऊपर आता है, मतलब कि Zn क्या करेगा, यहां से CuSO4 के साथ रिएक्ट कर लेगा और वहां से Cu को सेपरेट कर देगा। तो जब भी हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो दूसरे मेटल के सॉल्ट में से वो मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये ऐसे टाइप का रिएक्शन होता है जहां पे दो सॉल्यूशंस के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, वहां पे एक मेटल होता था और दूसरा होता था सॉल्यूशन, ठीक है। और वहां पे हाईली रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करता था। एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे दोनों के दोनों जो पार्ट है रिएक्टेंट्स जो है वो कैसे होते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में, और यहाँ पे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में हो जाता है एक्सचेंज। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो मेरे पास ऐसे दो सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें दो पार्ट आते हैं, एक है AB और दूसरा है CD। एक पॉजिटिव आयन होगा, दूसरा नेगेटिव आयन होगा। सिमिलरली CD मेरे पास एक नया सॉल्यूशन है, उसमें C पॉजिटिव पार्ट है, D जो है वो नेगेटिव पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव आयन है A वाला वो ये नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो बनेगा AD। और सिमिलरली ये जो C वाला पार्ट है जो पॉजिटिव होता है वो B वाले पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा तो वहां पे बनेगा एक और नया सॉल्यूशन BC। तो जब ऐसे आयंस का एक्सचेंज होता है दो सॉल्यूशंस के बीच में, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल के फॉर्म में हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास सबसे पहले सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। अब ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो पॉजिटिव है Na वो ये वाले नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा तो बन जाएगा हमारा NaCl। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव आयन है
वो ये नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो उससे बन जाएगा BaSO4। और याद रखना है कि ये व्हाइट कलर का पीपीटी के फॉर्म में यहाँ पे बनता है। सिमिलरली दूसरा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे है सिल्वर नाइट्रेट, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। सिमिलरली ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो ये वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा तो बन जाएगा AgBr, ये बनता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट। और ये Na ये वाले NO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा NaNO3। तो इस तरीके से यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है जिसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारा सिर्फ लास्ट टाइप का केमिकल रिएक्शन बनता है जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। ये ऐसे टाइप का रिएक्शन है जहां पे दो साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो सकती है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग प्रोसेस एक साथ में हो सकती है किसी भी रिएक्शन के अंदर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऐसा पर्टिकुलर रिएक्शन जहां पे आइदर ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, उस चीज को कहा जाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और रिडक्शन किसको कहते हैं? ऐसा पर्टिकुलर प्रोसेस जहां पे हाइड्रोजन ऐड हो या तो ऑक्सीजन रिमूव हो, उसको हम कहेंगे रिडक्शन। दोनों में से कोई एक होगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन कह सकते हैं। इसको अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो जब भी सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे बनता है सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे सोडियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है, तो ये प्रोसेस में देखेंगे जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए मोस्ट IMP है, बिकॉज जो सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं, तो याद रखना है आप लोगों को। सिमिलरली दूसरा रिएक्शन देखें, जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे कॉपर और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप नोटिस करो कॉपर ऑक्साइड का कन्वर्जन होता है कॉपर में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन चला गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन। सिमिलरली हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है। एक और रिएक्शन देखें तो MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड का कन्वर्जन हो रहा है मैंगनीज क्लोराइड में। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन। सिमिलरली HCl का कन्वर्जन हो रहा है Cl2 के अंदर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, किसको रिडक्शन कहेंगे। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है अ सब्सटेंस विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस। ऐसा पर्टिकुलर एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या करेगा? अपना जो ऑक्सीजन है वो लूज कर देगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये जो डेफिनेशन है वो अभी आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर दो, बस 2 मिनट में आपको ये सब कुछ परफेक्टली समझ में आ जाएगा। और सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे? जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है, ऐसे एजेंट को कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो प्रोसेस को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, जिसमें एक एग्जाम्पल देखा था कि जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे कॉपर और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये जो प्रोसेस है उसको रिडक्शन कहते हैं। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ध्यान देना। जहां पे रिडक्शन होता है वो प्रोसेस में ये वाला जो पार्ट है हमेशा ये रिएक्टेंट वाला जो पार्ट है, तो अगर वहां पे रिडक्शन होता है वो पार्ट को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल है, इतना ही चीज आप लोगों को याद रखना है एग्जाम के लिए। जहां पे रिडक्शन होता है, जिस चीज का रिडक्शन होता है वो एजेंट को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो ये पार्ट को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। बस इतनी छोटी सी ही ट्रिक है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप नोटिस करो, ये प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा था तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद रिड्यूस हो जाता है और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा तो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए जो रिड्यूस हो जाता है, जिसका रिडक्शन हो जाता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, जो दूसरों को रिडक्शन करने के काम में आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा जो है वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो बस यही छोटी सी सिंपल ट्रिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको पहले प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने का, और फिर आप जहाँ पे रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह दोगे, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कर दोगे। इतना पार्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बोर्ड में आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को देखने के बाद अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारी लाइफ में ऑक्सीडेशन प्रोसेस का क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे आसपास कई जगह पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, उसी का ही एक पार्ट होता है कोरोजन होना। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आयरन के ऊपर रस्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोरोजन, ठीक है। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कोरोजन का मतलब क्या होता है, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जब भी मेटल की सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर जो डिफरेंट गैसेस है, वाटर वेपर है, वो अटैक करते हैं तो उसकी वजह से मेटल के सरफेस के ऊपर जो लेयर है वो बाहर निकलने लगती है और उस चीज को कहा जाता है रस्टिंग या तो कोरोजन। आप लोगों को ये वाला पार्ट 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अभी हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि डिफरेंट मेटल्स के ऊपर कौन से रीजन की वजह से कोरोजन होता है। तो फर्स्ट ऑब्वियसली हम डिस्कस करने वाले हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर कौन से गैसेस की वजह से कोरोजन होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो कि जब आयरन के ऊपर एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर वेपर अटैक करते हैं तो उसकी वजह से उसकी सरफेस के ऊपर आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसको फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। उस चीज को कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि जो ग्रे कलर का आयरन है उसके ऊपर ब्राउन कलर के रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज बेसिकली रस्ट। ये आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो Fe2O3.XH2O आप इसको याद रखना। यहाँ पे अननोन वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली कॉपर के ऊपर कैसे रस्टिंग होता है, तो वहाँ पे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इस कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, जिसको कहा जाता है रस्टिंग ऑफ कॉपर। सिमिलरली आपने नोटिस किया होगा कि जो सिल्वर की ज्वेलरीज होती है, ठीक है, उसकी शाइनिंग चली जाती है और वो ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है उसके ऊपर, ठीक है। तो क्यों वो ब्लैक कलर का आता है, ये रीजन आपको याद रखना है कि जब भी सिल्वर एयर के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की गैस के साथ जब रिएक्ट करती है तो उस केस में उसके ऊपर Ag2S का फॉर्मेशन होता है, जो एक्चुअल में ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है, यानी कि सिल्वर की जो शाइन है वो चली जाती है, तो रीजन बनेगा H2S गैस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टोटल 3 एग्जांपल्स याद रखने हैं। ये आप लोगों के लिए 2 मार्क्स का IMP क्वेश्चन है। कोरोजन आपने देखा क्या होता है, हम कोरोजन को किस तरीके से रोक सकते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हम किसी भी मेटल के ऊपर पेंट कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार जब उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है तो हमारे घर पे जो आयरन के ग्रिल्स हैं या गेट्स हैं उसके ऊपर पेंट अप्लाई किया जाता है। वो जो पेंट की लेयर है वो फर्दर कोरोजन से बचाती है किसी भी मेटल को। साथ साथ में हम वो मेटल के ऊपर ग्रीस को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा आइडिया है। सिमिलरली एक और टेक्निक यूज की जाती है स्पेसिफिकली, जिसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर, मेटल के सरफेस के ऊपर जब जिंक की कोटिंग ऐड की जाए, बिकॉज जिंक जो है वो वाटर के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े स्टीमर्स होते हैं, शिप्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली वाटर में ट्रैवल करते हैं। अब उनके ऊपर कोरोजन हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज को रोकने के लिए जितना भी पार्ट वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है शिप का, उसके ऊपर जो है वहां पे जिंक की कोटिंग अप्लाई की जाती है और उस चीज को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। और लास्ट में हम यूज कर सकते हैं एलोइंग टेक्निक, मतलब कि हम किसी भी मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवा के या तो किसी मेटल को दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करवा के उसके एलॉयज बना दे। तो इस तरीके से हम कोरोजन को स्टॉप कर सकते हैं। अब हमारे टॉपिक का लास्ट पार्ट आने वाला है, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जिसको कहा जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक ऐसा फेनोमेना है जो हम एवरीडे नोटिस करते हैं। रेंसिडिटी का मतलब होता है, आपने नोटिस किया होगा कि मान लो आपने कोई पर्टिकुलर फूड कुक करके रखा है और आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा, तो दोपहर से लेके रात होने तक आपने नोटिस किया होगा कि उसमें से स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। वो पर्टिकुलर फेनोमेना को कहा जाता है रेंसिडिटी। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, हमें पता है कि हमारे फूड के अंदर ऑयल होता है और फैट होता है। अब जब ऑयल और फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उस केस में वहां पे बैड स्मेल हो जाती है और बैड टेस्ट हो जाता है। उस फेनोमेना को हम कहते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट किया जाए, वो अगेन हमारा 2 मार्क्स का IMP क्वेश्चन है। फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फूड को एयर टाइट कंटेनर के अंदर प्लेस कर दे, तो वहां पे क्या होगा, फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन। ठीक है, एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, अगर फूड का टेम्परेचर कम हो जाता है, लेस हो जाता है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है। इसलिए फूड को जो है वो हमेशा फ्रिज में रखा जाता है, सो दैट उसका टेस्ट खराब ना हो। अब याद रखेंगे कि यहाँ पे हम रेफ्रिजरेशन कर देंगे तो रेंसिडिटी का चांस जो है वो कम हो जाता है। सिमिलरली थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फूड के पैकेट्स आते हैं, चिप्स के पैकेट्स आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा एयर फील की होती है। एक्चुअल में वहां पे किसको फील करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फील किया जाता है। बिकॉज नाइट्रोजन गैस जो है
वो फूड के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इस टेक्निक को कहा जाता है नाइट्रोजन फ्लशिंग। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने सबसे ज़्यादा एयर या तो नाइट्रोजन गैस कौन से फूड पैकेट के अंदर नोटिस की है। 99% स्टूडेंट्स का आंसर क्या होगा? लेस। अब लास्ट पार्ट है रेंसिडिटी को कैसे रोका जाता है, तो यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या हुआ? एक टाइप के प्रिजर्वेटिव्स हो गए। आपने नोटिस किया होगा कि फूड पैकेट के पीछे लिखा होता है बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स। क्यों ऐसा? बिकॉज वहाँ पे उन्होंने प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करके रखा है। इसकी वजह से जो फूड की लाइफ है वो 3 मंथ से लेके 6 मंथ के बीच में होती है। उस टाइम तक वो प्रिजर्वेटिव्स काम करते हैं, उनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने वाले हैं। कौन से दो ऐसे गैसेस यूज किए जाते हैं? तो एक होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, जिसको BHA कहा जाता है, और दूसरा होता है BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। तो इस तरीके से हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके भी हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर कंक्लूड होता है। मैंने आप लोगों को टोटल 2 पार्ट्स में ये चैप्टर को अच्छे से सिखाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।